हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सिविल सर्विसेज परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन। इसके अंतर्गत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला कि राजा राम मोहन राय के विचारों का एक मूल्यांकन प्रस्तुत करें, और दूसरा कि ब्रह्म समाज आंदोलन तथा इसके सिद्धांतों की विवेचना करें। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग राजा राम मोहन राय के विचारों का मूल्यांकन करेंगे और ब्रह्म समाज आंदोलन से संबंधित अध्ययन सामग्री मैं एक अलग वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मुझे उम्मीद है कि यह अध्ययन सामग्री आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, 19वीं सदी में जो धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन भारतवर्ष में प्रारंभ हुए थे उनको भारतीय पुनर्जागरण के रूप में देखा जाता है। हालांकि भारत के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन यूरोप के 14वीं सदी में जो धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए थे, या फिर जो पुनर्जागरण आंदोलन जिसे कहा जाता है, उनसे यह कितनी समानता रखता था या फिर इसे पुनर्जागरण माना जाना चाहिए अथवा नहीं, यह विवाद का विषय है। लेकिन राजा राम मोहन राय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की भारतवर्ष में। इसीलिए उनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने तत्कालीन हिंदू धर्म एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के प्रयासों के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था की खामियों को भी उजागर किया था, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में भी उन्होंने दिलचस्पी दिखाई थी। तो राजा राम मोहन राय के विचारों का मूल्यांकन हम इन्हीं तथ्यों पर करेंगे। आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि तत्कालीन हिंदू धर्म में संकीर्णता, रूढ़िवादिता तथा बाह्य आडंबरों का समावेश हो चुका था। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, धार्मिक कर्मकांड, पुरोहितों के आधिपत्य जैसी अवधारणाओं की निंदा की। अपने पक्ष को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने वेदोक्तियों का भी सहारा लिया, अर्थात वेदों से उन्होंने प्रमाण इकट्ठे किए तथा हिंदू धर्म की मानवतावाद एवं तर्कवाद के आधार पर पुनर्व्याख्या प्रस्तुत की। तर्क एवं बुद्धि पर आधारित होने के कारण ही उन्होंने वेदांत दर्शन की प्रशंसा की थी। अपने इन विचारों को कार्य रूप में परिणत करने हेतु राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1815 में आत्मीय सभा तथा 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इस तथ्य से आप लोग परिचित हैं। प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे बढ़ें कि ब्रह्म समाज के माध्यम से व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण उपनिषदों के अद्वैतवाद एवं वेदों पर आधारित करते हुए एक ईश्वर की उपासना, सभी धर्मों के सार तत्व की एकता, सभी धर्मों का आदर, मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड, यज्ञ तथा पशु बलि की निरर्थकता, विश्व बंधुत्व आदि का संदेश दिया जाता था। इसके माध्यम से हिंदू धर्म में व्याप्त बाह्य आडंबरों को दूर करने का प्रयास किया गया। राजा राम मोहन राय की एक विशेषता यह थी कि किसी भी धर्म को वे अंतिम रूप से मानव विवेक एवं तर्क शक्ति की कसौटी पर परखते थे। इन्हीं माध्यम से
उन्होंने विश्व के अन्य धर्मों की भी परीक्षा की। जैसे आप लोगों को पता होगा कि प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस उनकी एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने न्यू टेस्टामेंट अर्थात नया नियम, इसको बाइबिल का दूसरा भाग भी कहा जाता है, इसमें से यीशु मसीह के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों को उनकी चमत्कारिक शक्तियों से अलग किया। अर्थात ईसा की चमत्कारिक शक्तियों को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वे तर्कसंगत नहीं थे। तो न केवल हिंदू धर्म बल्कि अन्य धर्मों की भी उन्होंने तर्कवाद और मानवतावाद के आधार पर उनकी व्याख्या की। आगे बढ़ें। इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय ने कुछ अन्य पुस्तकों की भी रचना की। इनमें तोहफातुल मुवाहिद्दीन, यह फारसी भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है जो एकेश्वरवाद से संबंधित है। दूसरा, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट अर्थात एकेश्वरवादियों को उपहार, यह भी एकेश्वरवाद से संबंधित है। मंजातुल अदयान, इसमें विभिन्न धर्मों पर फारसी में चर्चा की गई है। चंद्रिका उनका एक अन्य ग्रंथ है जिसमें सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों का विरोध किया गया है। तो इस तरह से ये उनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। लेकिन राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रगतिशील तत्वों से प्रभावित होने के बावजूद वे आजीवन हिंदू रहे तथा अन्य धर्मों से मिल रही चुनौतियों के विरुद्ध इस धर्म की रक्षा की। अर्थात उन्होंने हिंदू धर्म से नाता तोड़ने से इनकार कर दिया, जैसा कि डेरिजियो के अनुयायियों ने किया था। वे हिंदू धर्म से नाता तोड़ करके पूर्णतः स्वच्छंद जीवन, अर्थात ऐसा या यूँ कहें कि वो ईसाई धर्म से ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे। तो वैसा राजा राम मोहन राय के साथ नहीं था, वे आजीवन हिंदू रहे। आगे बढ़ें। अब सामाजिक विचारों पर एक नज़र डालते हैं राजा राम मोहन राय के। तो भारतीय समाज की कुरीतियों को धार्मिक मान्यताएं प्राप्त थी। अर्थात जो समाज में जो प्रथाएं थी, रीति रिवाज थे, तो वो धर्म द्वारा पोषित थे, अर्थात धर्म से उनको मान्यता प्राप्त थी। अतः धर्म एवं समाज सुधार जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए तथ्य थे। तो मोहन राय ने अपनी गतिविधियों एवं चिंतन में समाज सुधारों को भी शामिल किया। इस संदर्भ में किए गए प्रयत्नों में नारी की स्थिति में सुधार करने का प्रयास उनका सर्वप्रमुख कार्य है। यह बात आप सबों को पता है। उन्होंने अमानवीय सती प्रथा को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक आंदोलन चलाया। प्राचीन धर्म ग्रंथों से इस प्रथा के विरुद्ध उन्होंने प्रमाण इकट्ठे किए तथा विवेक एवं तर्क पर आधारित उद्धरणों के साथ बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल था, उनको उन्होंने कई ज्ञापन सौंपे। परिणाम स्वरूप यह सती प्रथा जो थी 1929 में बंगाल में समाप्त हो गई, अवैध घोषित किया गया और 1930 में संपूर्ण भारत में इसे अवैध घोषित कर दिया गया। आगे बढ़ें। इसके साथ ही स्त्रियों की शिक्षा, उनके संपत्ति विषयक अधिकारों आदि के समर्थन में तथा बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, पर्दा प्रथा आदि के विरोध में उन्होंने सशक्त आंदोलन छेड़ा। इन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कि राजा राम मोहन राय सामाजिक एकरूपता के पक्षधर थे। उनका मानना था कि जाति प्रथा जो थी वह इस उद्देश्य में सर्वप्रमुख बाधक थी, क्योंकि इससे असमानता
एवं लोगों के बीच विभाजन की प्रवृत्ति बढ़ती है। अतः उन्होंने जाति व्यवस्था एवं वर्ण व्यवस्था की निंदा की एवं इसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चलाया। राजा राम मोहन राय ने अंतरजातीय विवाहों का समर्थन भी उन्होंने इसी उद्देश्य से किया था। इस तथ्य के बावजूद एक महत्वपूर्ण बात आप जान लें कि उनके जीवन से जुड़ी एक विडंबना यह है कि वे आजीवन जनेऊ पहनते रहे। तो यह एक विरोधाभास है कि एक तरफ तो राजा राम मोहन राय जाति व्यवस्था एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ वे जो है सो आजीवन जनेऊ पहनते रहे। आगे बढ़ें। अब शिक्षा एवं साहित्य के संदर्भ में राजा राम मोहन राय के विचारों को देखें तो राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की ताकि भारतीय जो हैं वो पश्चिम के आधुनिक दर्शन एवं वैज्ञानिक दर्शन से परिचित हो सकें। प्राचीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृत भाषा का वे सम्मान करते थे, परंतु इनकी शिक्षा के वे प्रबल विरोधी थे। उनका मानना था कि इससे भारत की परंपरागत पिछड़ेपन की स्थिति बनी रहेगी। अतः 1818 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा की वकालत करते हुए मोहन राय ने सरकार को कई आवेदन दिया। कलकत्ता में उन्हीं के प्रयत्नों से डेविड हेयर ने 1817 में हिंदू कॉलेज खोला। यह बात भी आपको पता है, जो उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली भारत की प्रथम संस्था थी। इन्होंने 1817 में एक अंग्रेजी स्कूल भी खोला जिसमें अन्य विषयों के साथ साथ वॉल्टेयर के दर्शन तथा मैकेनिक्स पढ़ाए जाते थे। राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस वेदांत कॉलेज में पाश्चात्य सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान की पढ़ाई होती थी। शिक्षा के साथ साथ राजा राम मोहन राय का बांग्ला साहित्य के विकास में भी काफ़ी योगदान था। इन्होंने स्वयं ही एक बांग्ला व्याकरण, जिसे गौड़ीय व्याकरण भी कहा जाता है, उसका संकलन किया था। इनके लेखों से बंगाल में एक गद्य पद्य शैली का विकास हुआ। उन्होंने अंग्रेजी, फारसी तथा संस्कृत के कई ग्रंथों का बांग्ला में अनुवाद करवाया था। अब हम लोग पत्रकारिता से के संबंध में राजा राम मोहन राय के विचारों को देखते हैं। तो दोस्तों, मोहन राय जो थे वह भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने मिरातुल अखबार, फुतुर्रल रहमान, ब्रह्मनिकल मैगजीन जैसे पत्रों के संपादन उन्होंने किया था और इसके साथ साथ संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का उन्होंने स्वयं प्रकाशन भी किया था। बंगदूत जो था एक ऐसा पत्र था जिसमें बांग्ला, हिंदी और फारसी भाषा का एक साथ प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ें। राजा राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक थे। जॉन एडम्स द्वारा समाचार पत्रों पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ उन्होंने 1833 में एक प्रबल आंदोलन चलाया। इसी का परिणाम हुआ कि 1835 में मेटकॉफ ने समाचार पत्रों को इन प्रतिबंधों से मुक्ति प्रदान की। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कि मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में या फिर आर्थिक विचार जो राजा राम मोहन राय के थे उनको एक देखते हैं, हम लोग उन पर एक नज़र डालते हैं। तो मोहन राय की मान्यता थी कि अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था से जमींदारों की संपत्ति तो बढ़ रही थी, परंतु कृषक जो थे वे दरिद्रता के कगार पर पहुंच रहे थे। इसलिए उन्होंने
जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले करों की दर को कम करने की वकालत की। साथ ही सरकार द्वारा जमींदारों से प्राप्त होने वाले करों की दर को भी उन्होंने कम करने की मांग की। अर्थात सरकार जमींदारों से कम दर से कर वसूले और जमींदार कृषकों से कम दर से लगान वसूलें। तो इस संदर्भ में राजा राम मोहन राय के विचार थे, यह आर्थिक विचार थे। इससे होने वाले राजस्व संबंधी हानि को पूरा करने के लिए उन्होंने जमींदारों एवं सरकार से विलासिता संबंधी खर्चे को कम करने के लिए कहा था। आगे बढ़ते हैं। परंतु राजा राम मोहन राय ने कभी भी जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन की बात नहीं की, अर्थात जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उन्होंने कभी नहीं कहा। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य कि मोहन राय जो थे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारत से धन निकास को समझा तथा 1835 में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रवर समिति के समक्ष इसे स्पष्ट किया। अर्थात उन्होंने बताया कि किस प्रकार भारत से धन निकल करके ब्रिटेन को जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के प्रवेश पर सीमा शुल्क हटाए जाने के सरकार के फैसले का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया। तो यह जो थे वो क्रांतिकारी आर्थिक विचार थे राजा राम मोहन राय के। अब राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों पर हम चर्चा करेंगे। तो राजा राम मोहन राय उदारवादी विचारों के पोषक थे। साथ ही उनका विश्वास था कि भारत की प्रगति के लिए पाश्चात्य आधुनिक सुधारों की आवश्यकता है। अतः उन्होंने भारत में अंग्रेजी राज्य का समर्थन किया, परंतु उनमें राष्ट्रवादी भावनाएं भरी थी। इसलिए उन्होंने आमूल परिवर्तन की जगह प्रशासन में सुधार के लिए आंदोलन चलाए। अर्थात भारत में ब्रिटिश राज का राजा राम मोहन राय ने समर्थन किया था। राजा राम मोहन राय मानव स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। अपने तर्कों के द्वारा उन्होंने साबित किया कि भारतीय किसी भी अन्य सभ्यताओं से किसी तरह कम नहीं थे। उन्होंने जमींदारों द्वारा कृषकों के शोषण की आलोचना की तथा कर मुक्त भूमि पर लगान लेने का उन्होंने विरोध किया। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण तथा अन्य सेवाओं तथा सेना के भारतीयकरण, भारतीयों एवं यूरोपियों के बीच न्यायिक समानता, कानूनों का संहिताकरण आदि की मांग की। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिनसे भारतीय मामलों में औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने परामर्श लिया था। तो ये राजा राम मोहन राय के कुछ राजनीतिक विचार हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ें। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के प्रति राजा राम मोहन राय की जो नीति थी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मोहन राय अंतर्राष्ट्रीयता एवं विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग के समर्थक थे। अतः उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में दिलचस्पी ली और जगह जगह स्वतंत्रता, जनतंत्र एवं राष्ट्रीय आंदोलनों का समर्थन तथा हर प्रकार के अन्याय उत्पीड़न का विरोध उन्होंने किया था। जैसा कि आप सबों को पता होगा, अक्सर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसे, कि 1821 में नेपल्स क्रांति की असफलता पर वे दुखी हुए थे तथा 1823 में स्पेनिश क्रांति की सफलता पर सार्वजनिक भोज देकर के उन्होंने खुशियां मनाई थी। इसी प्रकार उन्होंने आयरलैंड के जमींदारों के अत्याचारों की भी सार्वजनिक रूप से निंदा की। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि राय जो थे राजा राम मोहन राय, वह भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत एवं आधुनिक भारत के निर्माता थे। यद्यपि अपने कार्यों में राजा राम मोहन राय को अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई, तथापि आगे हुए सुधार आंदोलनों एवं राष्ट्रवाद के विकास में
राजा राम मोहन राय के विचारों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसीलिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। अब हम लोग राजा राम मोहन राय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ तथ्यों को देखें तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण उनके परिवार से मतभेद हुआ और उन्होंने घर छोड़ दिया। बाद में वे ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क बने और तदनंतर उन्हें दीवान बना दिया गया। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी, क्योंकि 1830 ईस्वी में मुगल सम्राट के पेंशन और भत्ते के एक मामले में उनका पक्ष रखने के लिए वे ब्रिटेन गए थे। 27 सितंबर 1833 में मेनिंजाइटिस के कारण ब्रिस्टल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो राजा राम मोहन राय के संबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए आप राजा राम मोहन राय से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। मेरी अगली प्रस्तुति ब्रह्म समाज से संबंधित है। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, मेरी यह प्रस्तुति यदि आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।